महाराज की जय, पूज्य पादाचार्य की जय, सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी, निमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित सूत्र ग्रंथ तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें पूज्य पादाचार्य के द्वारा जो सर्वार्थ सिद्धि टीका संस्कृत में लिखी गई है, उसके द्वारा उससे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी ने किया है। स्वाध्याय करते हुए हमारा पहला अध्याय समाप्त हो गया है और दूसरा अध्याय का हम लोग कौन सा है, 14वां सूत्र होगा, 15वां होगा, 14 सूत्र कर लिए हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक चारित्र सेमा सेमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुस त्रे कै कै कैक षड भेदा जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विधो अष्टचतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारिणस्त्रस स्थावरः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरा द्विन्द्रियादयस्त्रशः पंचेन्द्रियाणि। आदि शब्देन निर्दिष्टा नाम निर्ज्ञात संख्याम्यतावधारणं कर्तव्यमित्यतः आह। पूर्व सूत्र में जो आदि शब्द दिया गया है, उससे इंद्रियों की संख्या ज्ञात नहीं होती, अतः उसके परिमाण का निश्चय कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं पंचेन्द्रियाणि। पंच इंद्रियाणि, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा पंच प्लस इंद्रियाणि। पंच का च और आगे का ई मिलके अ और ई मिलके ए हो जाता है, तो पंचेन्द्रियाणि हो गया। हम पहले आप लोगों को ये भेज चुके हैं, जिसको गुण संधि कहते हैं। पंच प्लस इंद्रियाणि, पंच का च का अ, इंद्रियाणि का ई मिलके ए बन गया, पंचेन्द्रियाणि शब्द बन गया। इंद्रियां 5 हैं। इंद्रियाणि कौन सा लिंग वचन कारक है? प्रथमा बहुवचन। जितनी चीज पूछी जाती है उत्तर सबका देना चाहिए। नपुंसकलिंग। हाँ, नपुंसकलिंग। पहले जब हम किसी का लिंग वचन कारक पूछते हैं तो पहले लिंग बताना पड़ता है, तब तो हम कारक समझेंगे। फिर क्या नाम है, सो पहले लिंग बताना चाहिए, फिर कारक बताना चाहिए, फिर वचन बताना चाहिए, है ना। बताने का कि भाई ये है, ये कारक है, फिर उस कारक में कौन सा वचन है वो बताना चाहिए। बताने का हमें ऐसा बताना चाहिए। चलिए, कोई जिनको पढ़ना है पढ़े। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए ना। हाँ, पंचेन्द्रियाणि इंद्रिय शब्दो व्याख्यातार्थः पंचग्रहणमवधारणार्थं पंचैव नाधिक संख्या नीति कर्मेन्द्रियाणां वागादीनामिह ग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यम् उपयोग प्रकरणात् उपयोग साधनानामिह ग्रहणं
न क्रिया साधना नाम अनवस्थानाच्च क्रिया साधना नामंगोपांग नाम कर्म निवर्तितानां सर्वेषामपि क्रिया साधनत्वमस्तीति न पंचैव कर्मेंद्रियाणि। आगे पढ़ू दीदी। नहीं अभी तो सूत्र है ना उसके आगे तो ठीक ठीक। कर्मेंद्रियाणि, इसमें भी क्या हो गया, कर्म प्लस इंद्रियाणि, अ और ई मिलके एव हो गया कर्मेंद्रियाणि। इसी के ऊपर एक शब्द आया है अनवस्थानाच्च, इसका संधि विच्छेद करें। दीदी करूं मैं? ग्रहणम अवधारणा अर्थम। मेरा एक मोबाइल ये हो गया था, हैंग हो गया था। हाँ, कौन किन्होंने किया है, फिर से बोलें। ग्रहणम प्लस अवधारणा प्लस अर्थम। आप किसका बोल दिए? अलग बोल दिए उन्होंने। नहीं, मैंने अनवस्थानाच्च इसका पूछा है। दीदी मैं बोलूं? हाँ अनवस्थानात् प्लस च। हाँ, बहुत अच्छा। इंद्रिय शब्द का व्याख्यान कराए, म्यूट कर लेंगे सब कोई। सूत्र में जो पंच पद का ग्रहण किया गया है वह मर्यादा के निश्चित करने के लिए किया गया है। मर्यादा मतलब सीमा। ये इंद्रियां 5 ही होती हैं, इससे इंद्रियों की और अधिक संख्या नहीं पाई जाती। इस अवधारणा को पुष्ट करने के लिए पंच दिया गया है। इस सूत्र में वचनादि कर्मेंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए। कर्मेंद्रियां भी 5 होती हैं, तो कह रहे हैं कि इसमें 5 कर्मेंद्रियों को भी ग्रहण करना चाहिए। नहीं करना चाहिए क्योंकि उपयोग का प्रकरण है। इस सूत्र में उपयोग की साधनभूत इंद्रियों का ग्रहण किया है, क्रिया की साधनभूत इंद्रियों का नहीं। आंख है, कान है, नाक है, ये क्या, इनसे उपयोग लगता है, क्या की गंध आ रही है, क्या शब्द सुनाई जा रहा है, उसमें उपयोग लगता है। तो कहते हैं इसलिए इनको ज्ञान इंद्रिया भी कहा जाता है। अन्य धर्म में इन 5 इंद्रिय को ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, और हाथ पैर है ना, ये सब जो वचन, इन सबको कर्मेंद्रिय, गुदा द्वार, यूरिन द्वार, इस सबको कर्मेंद्रिय कहते हैं। इस तरह से 5 कर्मेंद्रिया भी कही गई है। अपने चूंकि अपने यहाँ मोक्ष का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर कर्मेंद्रिय का ग्रहण ही नहीं किया गया है, केवल ज्ञान इंद्रिय का ग्रहण किया गया है। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि आप उनको भी, इंद्रियों का जब बात आई तो आपको उनको भी ग्रहण करना चाहिए। इन्होंने साफ कर उपयोगात्मक इंद्रियों को ग्रहण किया गया है, क्रियात्मक इंद्रियों को ग्रहण नहीं किया गया। जो क्रिया करने की साधनभूत इंद्रियां हैं उनको यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया है। दूसरे, क्रिया को साधनभूत इंद्रियों की मर्यादा नहीं है। अंगोपांग नामकर्म के उदय से जितने भी अंगोपांग की रचना होती है वे सब क्रिया के साधन है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान इंद्रिय, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5 इंद्रियां हमने बताई। दीदी एक मिनट, सरिता पांडे आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। सरिता जी पांडे। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने 5 इंद्रियां बताई, जो उपयोगात्मक जो है ये 5 ही इंद्रियां होती है, पर क्रियात्मक तो अनेक इंद्रियां हो सकती है। तो इसलिए वो सीमा के अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि अंगोपांग नामकर्म से हम जब पढ़ते हैं ना 8 अंग और कितना उपांग वगैरह आता है, तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अंगोपांग नामकर्म से कितने अंग और कितने उपांग ऐसे नाम आते हैं। 8 अंग और कितने उपांग मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो कहते ये सारे हो जाएंगे फिर तो कर्मेंद्रियों के नाम से, क्योंकि जितने भी अंग और उपांग है सब क्रिया करते हैं। तो बोले इनकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी, ये सब क्रिया के साधन है। इसलिए कर्मेंद्रिया 5 ही है, ऐसा कोई नियम नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं पंच इंद्रियाणी में कर्म इंद्री नहीं ली जाएगी,
ऐसा ये यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। दीदी हम लोगों में तो अपने इंद्रिय ही बोलते ना जैन आगम में, तो हम लोग जब भी हम लोग ज्ञानेंद्रिय हम लोग को बोलना उचित नहीं है ना आगम की भाषा के हिसाब से। हाँ, अपने यहाँ कर्म इंद्रिय बोल करके शब्द ही नहीं है। दूसरे नहीं धर्म में कर्मेंद्रिय बोल के तो नहीं शब्द है, लेकिन ये जो इंद्रिय है 5 उनको भी जैसे आपने बताया ना दूसरे धर्मों में इसको ज्ञानेंद्रिय भी बोला जाता है, लेकिन हाँ, जैन आगम में तो ज्ञानेंद्रिय बोल के भी हाँ, कुछ नहीं। हाँ नहीं, ठीक। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है। तो जहाँ और इंद्रिय की व्याख्या होगी वहीं तो इसकी भी व्याख्या अलग से नाम दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ और कोई इंद्रियों की व्याख्या ही नहीं है। किसी भी ग्रंथ में ही केवल 5 इंद्रियों की है, तो यहाँ पर ज्ञान इंद्रिय बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अन्य मत में ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय बोला जाता है। अब उन 5 इंद्रियों के अंतर्भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, तेषाम अंतर्भेदा प्रदर्शनार्थ माह। तेषाम अंतर्भेद प्रदर्शन अर्थम आह, है ना। इसका छोटा सा शब्द का कितनी संधि विच्छेद हो रहा है। तेषाम तेषाम में अलंत हो जाएगा। अंतर्भेद प्रदर्शन प्लस अर्थम प्लस आह, इतना उसका हो जाएगा। उसके अंतर्भेद का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ललिता जी ये ऊपर ही है ना निर्दिष्टा नाम, इसका एक बार संधि विच्छेद करिए ना, एकदम ऊपर जो है। आप मोबाइल सामने करिए तो आज आप दिख नहीं रहे हैं। सॉरी। हाँ ये निर्दिष्टा नाम है ना, निर्दिष्टा नाम निर्ज्ञात संख्या नाम अच्छा, ऊपर एकदम ऊपर। हाँ आदि शब्देन कौन सा लिंग वचन है? कारक है फलम फले फलेन आदि शब्द से पंचमी या सप्तमी क्या हुआ? एक सेकंड तृतीया शब्द में तृतीया खोल के तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन है, बिल्कुल। ऊपर आप कर रहे हैं उसका निर्दिष्टा शब्द एक है, नाम एक है, निर्ज्ञात का निह ज्ञात हो जाएगा। निर्दिष्टा नाम निह ज्ञात संख्या नाम यत नहीं समझ में आया। हाँ यत क्या वर्ड हुआ? यत शब्द होता होगा, इसका अर्थ तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, देख के बता पाएंगे। यत माने यह होना चाहिए। यत शब्द संख्या उसमें होता है। एक मिनट, ऐसा बताने के लिए, ऐसा बताने के लिए नहीं होगी क्या? ऐसा बताने के लिए परिणाम का निश्चय। यत माने यहाँ पर धारण माने परिमाण होना चाहिए, पुष्ट करने के लिए परिमाण का निश्चय कराने। अवधारण माने हो गया पुष्ट करना, तो यत माने यहाँ पर परिमाण होना चाहिए संख्या धारण करने के लिए। कर्तव्यम कर्तव्यम इति इत आह, कर्तव्यम इति इत याह, यहाँ पर इति माने इस प्रकार, इत माने यहाँ पर। इतः के साथ विसर्ग है जो कि लुप्त हो गया है। इतः आह। दीदी एक बार फिर से बोलिए। आदि शब्देन का क्या बताया? बहुत जने बोल रहे थे ना, मुझे आवाज नहीं आई। शब्देन का क्या? तृतीया का एक वचन, एक वचन। तृतीया कारक वचन एक वचन। शब्द वैसे तो पुल्लिंग है, शब्द पुल्लिंग है। ऐसे नपुंसक भी होता तो शब्दे नहीं होता, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया में अलग होता, बाकी तृतीया से तो पुरुष के जैसे ही चलता है, लेकिन शब्द पुल्लिंग है। द्विविधानी संस्कृत तो बहुत थोड़ी सी है इसकी। विध शब्द है प्रकारवाची के, हाँ प्रकारवाची। द्वौ विधौ एषां तानि द्विविधानि। प्रकारानित्यर्थः। कौ पुनस्तौ द्वौ प्रकारौ द्रव्य इंद्रियम भाव इंद्रियम मिति। ये वे प्रत्येक दो प्रकार की है। प्रत्येक मतलब 5 इंद्रियां, यहाँ प्रत्येक का मतलब 5 इंद्रियां 2 प्रकार की हैं।
विधि शब्द प्रकारवाची है। द्विविधानी पद में द्वौ विधो एषां तानि द्विविधानी, इस प्रकार बहुब्रीहि समास है। कल आप लोग को बताए थे ना, अगर हम इसको कहें इंद्रियां दो है, इसका अर्थ अगर हम ऐसे निकालेंगे तो द्विगु समास हो जाएगा। और हम जब इसका क्या नाम है सो दो प्रकार की होती हैं, इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं इंद्रियां, जिस दो प्रकार की होती क्या, तो इंद्रियां, तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दो प्रकार की होती का वाक्य का फल किस पर पड़ा, इंद्रियों पर पड़ा। जब फल किसी तीसरे पर पड़ता है तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो जब हम अर्थ करेंगे इस तरह से तो बहुब्रीहि हो गया, और हम करेंगे इंद्रियां दो होती है तो यही शब्द द्विगु समास में कहलाएगा। आशय यह है कि ये पांचों इंद्रियां प्रत्येक दो दो प्रकार की है। शंका, वे दो प्रकार कौन हैं? समाधान, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। अब द्रव्य इंद्रिय के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तत्र द्रव्य इंद्रिय स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थ माह। देखिए आप कहते हैं ना आह नहीं आता, सब जगह आ रहा है। आचार्यों की वाणी में ज्यादा करके आह आता, हम लोग बोलते हैं उसमें उच्चते आ सकता है। हम लोग का तो वैसे उच्चते भी नहीं आता है, उच्चते भी नीति श्लोक वगैरह में आता है। हम लोगों के लिए तो बदती है ना, बदिश्यामी, इस तरह से आएगा। हम लोग अगर कोई चीज बोलेंगे तो हमारे लिए क्या, मैं बोलती हूँ अहम वदिश्यामी हो जाएगा। अहम उच्चते थोड़ा सा ना आदर सम्मानजनक शब्द है ये सब। दीदी में इसका संकेत करें ना दीदी। शब्द आ जाता है जहाँ हलंत हो, तो यहाँ ऊपर में हलंत क्यों ली दिए? अभी पहले जो पंचेंद्रियाणी का ऊपर में जो लिखे हैं कर्तव्यम, कर्तव्य मित्यत आ है, तो वहां जोड़ा का ही नहीं दिया, कोई संधि का ही नहीं किया। संधि जोड़ा एकदम ऊपर फर्स्ट में जो पहले बोले थे 289। तत्र द्रव्य इंद्रिय स्वरूप, ये बोल रहे हैं? नहीं, 289 में जो पंचेंद्रियाणी के ऊपर में है आदि शब्देन, आदि शब्देन। हाँ, उसके आदि आगे शब्द लाइन। है, कर्तव्य मित्यत आ है। हाँ, तो यहाँ आ को इसमें मित्यता है, क्या क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किया? क्या चीज नहीं किया? माह क्यों नहीं किया है? हाँ, नहीं तो यहाँ पर तो बाबूजी क्या ना, कर्तव्यम इति इतः है, और इतः है तो इतः के साथ क्या नाम है सो वो कोई जरूरी नहीं है इतः है। इतः का यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। अगर इत में इताह कह देते तो हमको पता ही नहीं चलता कि इत के बाद विसर्ग है, इसलिए यहाँ पर इताह नहीं किया, यताह नहीं किया। जो आप कह रहे हैं मित यताह कर देना चाहिए, इसको त में आ मिला देना चाहिए था। तो पहली बात तो त में आ और आ मिलके आई होता तो मिताह हो सकता है, लेकिन मिताह करने से विसर्ग का जो लोप हुआ वो पता नहीं चलता। यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ, इति प्लस इतः प्लस आह, है ना, ऐसे है। तो विसर्ग चूंकि यहाँ बीच में विसर्ग है इसलिए आह इसमें नहीं मिला। और विसर्ग का स बनाते तो विसर्ग चूंकि लोप हो चुका इसलिए विसर्ग का स भी नहीं बना। इते होगा कि इत है? हाँ, इते ही होगा कि इत है? कर्तव्यम इति इतः। इते इत है दो बार होगा? नहीं, दो बार कहाँ बोले हम? नहीं, इते भी होगा और इतः भी होगा। इति पहला देखिए, कर्तव्यम हो गया ठीक। अब हाँ, म में जो हर सिकार है उसका ई बना, ठीक है। हाँ, हाँ, अगर आगे 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 आधा त है और उसके बगल हाँ, में य है पूरा, हाँ, उस हाँ, य में से इकार निकला, इति बन अच्छा, गया, है ना। हाँ, इति बन गया, अब बच गया ये अ बच गया, है ना। हाँ, इति प्लस इत्या, एक मिनट, कर्तव्यम इति प्लस इति प्लस अतः इति प्लस यत आना चाहिए दीदी, यत आना चाहिए। कर्तव्यम इति यत आह। हाँ, एक मिनट कर कहाँ है, एक मिनट।
प्लस अतः नहीं होगा क्या? इस प्रकार अतः मंजू ये निर्दिष्ट वाले का पूरा वापस बता तो। निर्दिष्टा प्लस नाम प्लस निर्ज्ञात। निर्दिष्टा प्लस नाम। हाँ, प्लस प्लस हाँ। निर्ज्ञात। निर्दिष्टा प्लस नाम प्लस निर्ज्ञात निर्ज्ञात प्लस प्लस संख्या नाम। निर्ज्ञात संख्या करता है। नाम निर्ज्ञात करता है हलन होगा क्या? नहीं प्लस ज्ञात। नहीं, निर्ज्ञात पूरा होगा ना अपने आप में ना। निर्ज्ञात प्लस निर्ज्ञात अपने आप में पूरा है। फिर संख्या नाम, संख्यान संख्या नाम। संख्या नाम संख्या यत। नाम हाँ, प्लस ये मैं अनंत मैं हलन हो गया। हाँ प्लस भी लिखा जाएगा। प्लस हाँ, ये इतिहास का कल बताएंगे आप लोग को। हाँ, इतियत हाँ, इत्यति है। ललिता जी, इति प्लस अतः नहीं होगा क्या? इति प्लस अतः इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार अपन बोलते हैं ना, इति हाँ, प्लस अतः। इति प्लस अतः तो हम बताए ही हैं। हाँ, तो पर ये अभी ठीक है। इति प्लस अतः तो मैंने बताया ही ना। इकार का त में से इकार हुआ और आगे अ है तो इकार का यह बन करके और हलंत बना यह और मिलकर यत हो गया। तो हो तो रहा है, लेकिन अभी जैसा उन्होंने कहा ना कि इतियत शब्द हो सकता है, तो मुझे इतियत शब्द का नहीं मतलब ध्यान में है कि होता है क्या। मैं देखे बिना नहीं कह सकती, जब तक देखूंगी नहीं मैं इस चीज को हाँ नहीं दीदी कह इसको सकती। एक बार देखने फिर की- से बता दीजिए ना दीदी। निर्दिष्टा तो- नाम निर्ज्ञात संख्या नाम, इसका जो पंचेंद्रियानि के ऊपर है हाँ, संख्या नाम। निर्दिष्टा नाम में भी निर्दिष्टा का बाद नामनी होगा। नामनी ही हाँ हाँ इसीलिए तो हाँ, नामनी ही। फिर लेकिन नामनी में देखना पड़ेगा ना। नामनी में नाम है सो नपुंसक लिंग है, देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा ना, गलती हो हाँ, जाएगा। ये ऐसे कल बता दीजिएगा दीदी, कल हाँ, परसों जब भी हो जाए बता दीजिए। होगा ही ना हाँ, बाबूजी। निर्ज्ञात तो होगा ही, जो जाना नहीं गया है। निर्ज्ञात निर्ज्ञात तो शब्द होगा ही। जाना नहीं गया कहाँ पर है बाबूजी? इसमें तो देखिए पूर्व में जो आदि शब्द दिया है उसमें इंद्रिय, हाँ, निर्ज्ञात नहीं ज्ञात आया है, ठीक है, निर्ज्ञात हो जाएगा। वो तो ठीक बोल रहे हैं बाबूजी। आगे नहीं ज्ञात आ गया है, शब्द आ गया है, ज्ञात नहीं होती, निर्ज्ञात हो गया, ठीक है। वो निर्ज्ञात का नाम एक शब्द हो गया, निर्ज्ञात एक शब्द हो जाएगा। है ना। संस्थान 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 संख्या नाम संख्या नाम संख्या नाम हाँ। इयत होगा, वो तो इयत होगा, इयत तो शब्द है। संख्या नाम इयत अवधारणम तो होता है, इत्यत शब्द देखना पड़ेगा। मेरी समझ में तो इति प्लस अतः होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, देखिए बता। इसकी संस्कृत पढ़िए दूसरे। अच्छा, इसकी संधि विच्छेद करते हैं। द्रविंद्रियम कौन सा लिंग वचन है? द्रव्येन्द्रियम फलम नपुंसक प्रथमा एक वचन। और इसमें संधि विच्छेद है पहले वाले में, उसमें तो कोई संधि विच्छेद है नहीं, बाद वाले शब्द में तो। इसमें है निर्वृत्ति प्लस उपकरणे, निर्वृत्ति प्लस उपकरणे। तो ती का जो इकार था वो यह बन गया और जो उ था वो उसमें उकार लग गया। तो निवृत्ति प्लस उपकरणे। उपकरणे कौन सा लिंग वचन कारक है? फलम फले नपुंसक भैया लिंग सब जगह प्रथमा अच्छा, तो इसको द्विवचन। बताइए। हाँ, कैसे? अब इसका अर्थ कैसे निकलेगा? निर्वृत्ति और उपकरण दो चीज आ गई ना, द्विवचन। निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्य इंद्रियम। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। निर्वृत्ति और उपकरण, हाँ, निर्वृत्ति, हाँ, निर्वृत्ति प्लस उपकरणे, निर्वृत्ति और उपकरण द्रव्य इंद्रिय है, दोनों को द्रव्य इंद्रिय कहा गया। ये द्विवचन ही तो हुआ ना, प्रथमा द्विवचन, नपुंसक लिंग प्रथमा द्विवचन। हाँ, नपुंसक लिंग होगा, प्रथमा का द्विवचन होगा। ये दोनों बोलते हैं द्रव्य इंद्रिय है। आप लोग का ये सब तो खैर सबका पढ़ा हुआ है। कोई संस्कृत पढ़ेंगे जो पढ़िए। मैं पढ़ूं, कोई नहीं पढ़ रहा तो।
मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ती हूँ, चलो मैं- मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ जी। चलो पढ़िए। निर्वृत्ति बोलो, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं फिर? कौन पढ़ रहा है? पहले कोई पढ़ रहे थे ना। राम जी। निर्वर्त्यर्थे इति निर्वृत्तिः के निर्वर्त्यर्थे कर्मणा सा द्विविधा बाह्याभ्यम भावेमंतर भेदात् उसेधांगुल संख्ये भाग परिमितानां शुद्धा नामतम प्रदेशानां प्रतिनियत चक्षुरादिन्द्रियम इंद्रिय संस्थानेनावस्थितानां वृत्तिराभ्यंतरा निर्वर्तिः तेष्वातम प्रदेश विश्वेन्द्रिय व्यपदेश भाक्षु यह प्रतिनियत संस्थानों नाम कर्मोदया वार्तावस्था विशेष है उद्गल प्रत्यय है सा बाह्या निर्वर्ति ये निर्वर्ते रूपकार है क्रियते तदुपकरणम पूर्ववदपि द्विविधम तत्राभ्यंतरम कृष्ण शुक्ल मंडम बाह्य मक्षी मत्र पक्षम द्वयादि एवं शेषपिंद्रियेषु ज्ञेयम् भावेन्द्रिय मुच्यते लब्धोपयोगो भावेन्द्रिय। हाँ, सूत्र मत पढ़िए, सूत्र मत पढ़िए, और भी भावेन्द्रिय उच्चते भी नहीं पढ़ना चाहिए। एक सूत्र की अभी व्याख्या चल रही है ना, उसके आगे का हम लोग को अभी नहीं पढ़ना चाहिए। जब वो एक दूसरी चीज हो जाती है ना, दूसरे सूत्र के बारे में हो जाती है। क्योंकि एक ही सूत्र को पढ़ा गया तो एक ही सूत्र की जो भी व्याख्या रहती है पढ़ना चाहिए अपने लोग को। इसका संधि विच्छेद बताइए जो एवं शेषवपि इंद्रियेषु। कहाँ है ये? इसी में अभी पढ़ा गया है ना, एवं लास्ट लाइन है, जो संस्कृत अभी पढ़ी गई है उसकी लास्ट लाइन में है। एवं के बाद शेषवपि इंद्रियेषु। शेषेषु प्लस अप्रियेषु अपि प्लस इंद्रियेषु। इंद्रियेषु। हाँ, शेषेषु प्लस अपि प्लस इंद्रियेषु। और कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? दीदी मैं बोलूं? ठीक है। हाँ, बोल। एवं शेषेषु प्लस अपि पी का रस हो जाएगा। तो मैंने ये तो बोला अपि प्लस इंद्रियेषु। नहीं, तो मैंने आपको अभी गलत या सही थोड़ी कहा है। हाँ, सॉरी दीदी एवं हाँ। शेषेषु अपि का पी रस हो जाएगा, प्लस अपि प्लस इंद्रियेषु। और कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? और कोई बोलना चाह रहे हैं संधि विच्छेद? मैं बोल रहा हूँ हाँ, बोलिए शेषः ना। शेषेषु नहीं होगा, शेषः अपि इंद्रियेषु। चलिए, और कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बोल रही हूँ शशि जैन। हाँ, बोलिए। शेषेषु प्लस अपि छोटी अपि और फिर इंद्रियेषु छोटी ई। और कोई? और कोई बोलेंगे? समझ में तो यही आ रहा है, शेषेषु प्लस अपि प्लस इंद्रियेषु, या आप इंद्रियेषु साथ में भी हो सकता है। पिछली बार जैसे सप्तमी बहुवचन गाया था एक शेषेषु वाला। जेटी भाई साहब, आपने क्या कहा था? शेषः अपि इंद्रियेषु। अच्छा, अब आप हमको एक विसर्ग का शो हाँ। हो जाएगा। हाँ, आप अब हमको ये बताइए, आप अपनी कॉपी में लिखिए तो शेषः प्लस अपि, क्या बोले आप, जो लिखिए और लिख करके उसका संधि करिए तो सारे शब्द बनते हैं क्या, देखिए तो। शेषे है ना, शेषे भी बनना चाहिए, शेषे। आप अपनी कॉपी में नहीं लिख के बना रहे, देखिए। वो नहीं आ रहा है। मैंने जो किया उसमें वो नहीं आ रहा है। और शेषे भी नहीं आ रहा होगा, से भी नहीं आ रहा होगा। आपने शेषः कर दिया, विसर्ग का एकार तो होता नहीं है, तो आपका शेषे भी नहीं आ। इसलिए मैं कई बार आप लोग को कहती हूँ कि आप लोग लिखा करिए, संधि विच्छेद जब करते हैं ना, जिनको सीखना है वो लिखा करिए। तो लिखेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि अरे इसमें एकार ही नहीं आया, इसमें वह नहीं आया, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। बाकी सबने संधि विच्छेद सही बोले हैं, जितने भी लोग बोले हैं सब सही बोले हैं, बिल्कुल। रचना का नाम निवृत्ति है। शंका, इसके द्वारा यह रचना की जाती है
किसके द्वारा यह रचना की जाती है? समाधान कर्म के द्वारा। निवृत्ति दो प्रकार की है, बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति, यानी बाह्य रचना और आभ्यंतर रचना। उत सिद्धांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। चक्षु इंद्री, जहाँ चक्षु इंद्री का जो आकार है अथवा जिस भी इंद्री का जो आकार है, उस आकार में आत्म प्रदेशों का, शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना हो जाती। कान है तो कान के आकार से, आंख है तो आंख के आकार से, उसको कहते हैं आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। तथा इंद्रिय नाम वाले उन्हीं आत्म प्रदेशों में प्रतिनियत आकार रूप और नामकर्म के उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त जो पुद्गल प्रचय होता है, उसे बाह्य निवृत्ति कहते हैं। जो आंख की पलक वगैरह हो जाना, कान बन जाना, ये सब तो ये कह रहे, ये बाह्य निवृत्ति है। वो जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। यहाँ बाह्य निवृत्ति, अंतरंग निवृत्ति समझ में आई। अंतरंग निवृत्ति तो किसको कहा इन्होंने? जिसको आभ्यंतर निवृत्ति भी कहते हैं, या अंतरंग निवृत्ति। आत्म प्रदेशों की, इंद्रियों के आकार रूप से आत्म प्रदेशों का आकार बन जाना, ये तो आभ्यंतर निवृत्ति हुई। और उस प्रतिनियत, जहाँ पर आकार रूप नामकर्म के उदय से जो इंद्रियों का आकार बन जाता है, पुद्गल प्रचय होता है। इंद्रियों के आकार में जो पुद्गल प्रचय, प्रचय मतलब समूह, इकट्ठा होना, पुद्गलों का इकट्ठा होना, पुद्गल समूह जो होता है उसे बाह्य निवृत्ति कहते हैं। अब ये चूंकि इसमें निवृत्ति और उपकरण दो शब्द हैं, तो वो कहते हैं जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। निवृत्ति के समान यह भी दो प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल आभ्यंतर उपकरण है तथा पलक और दोनों बरौनी आदि बाह्य उपकरण है। इसी प्रकार से इस इंद्रियों में भी लग जानना चाहिए। क्योंकि आंख हम लोगों के सामने पूरी दिखती है, इसलिए आंख के उदाहरण से समझा देते हैं। बाकी जैसे कान में भी, अंतरंग कान में जो होता है, क्या कहते हैं ना, जौ के समान होता है, कान की जो नली होती जौ के समान होती है। हम लोग कर्मकांड जी में पढ़े थे, कर्णन योग में, तो वो अंतरंग हो जाएगी। क्योंकि आंख का हमको सब चीज सामने पता चलता है, इसलिए शास्त्रों में सामने वाली चीज समझ में आ जाती है, इसलिए आंख का ही उदाहरण देके बता देते हैं। आगम में संसारी जीव के प्रदेश चलाचल बताए गए हैं। मध्य के 8 प्रदेश अचल होते हैं और प्रदेश चल। ऐसी अवस्था में नियत आत्म प्रदेश ही सदा विवक्षित इंद्रिय रूप बने रहते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। समझिएगा, इस पर एक चीज और बताने जा रहे हैं हम धौला के रेफरेंस में, लेकिन अभी पहले इसको समझ लेते हैं। ऐसी अवस्था में क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि 8 प्रदेश जो शरीर के मध्य में होते हैं, नाभि में, वो अचल होते हैं, बाकी सारे आत्मा के प्रदेश चलाचल होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो उस पर ये दे रहे हैं कि जब चलाचल प्रदेश हैं, जब ये बताया गया कि 8 ही प्रदेश अचल हैं, बाकी चलाचल हैं, तो ऐसी अवस्था में ये कह रहे हैं कि आत्म प्रदेश जो इंद्रियां, विवक्षित इंद्रियों में जो आत्म प्रदेश लगे हैं, वे हमेशा वही रहते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय अचल प्रदेश बताए गए कि 8 प्रदेश ही अचल रहते हैं, शरीर के मध्य के 8 ही नहीं है, शरीर के मध्य के 8 प्रदेश अचल रहते हैं, वहां पर यह भी कहा जा सकता था कि और जो जो इंद्रियां हैं, वहां पर जो जो आत्म प्रदेश है, वे भी अचल रहते हैं। इस सेंटेंस से ये सेंटेंस जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ा। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये प्रदेश, यहाँ के इंद्रियों के पास के प्रदेश भी चलाचल होते हैं। अभी इसका एक विशेष लेंगे दीदी, चलाचल या चल, क्योंकि यहाँ बताया मध्य के 8 प्रदेश तो अचल और बाकी प्रदेश चल नहीं, चलाचल, चल और अचल। संसारी जीव के प्रदेश चलाचल होते हैं, बाकी तो चल प्रदेश होते हैं, 8 प्रदेश अचल होते हैं, है ना। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं, मध्य के 8 प्रदेश अचल होते हैं और प्रदेश चल, और प्रदेश में 8 असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, उसका 8 प्रदेश तो अचल है, जो नाभि के बीच में कहते हैं कि रहता है, बाकी सारे प्रदेश चल हैं। हाथ के प्रदेश पैर में चले गए, पैर के कान में आ गए, कान के आंख में आ गए, कहीं भी पूरे शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। धवला चलाचल बोल रहे हैं ना, सिर्फ चल होंगे ना,
एक मिनट, देखिए ऊपर की पंक्ति क्या कहते हैं। पहले सामान्य, हर चीज में पहले सामान्य विवेचन क्या हुआ कि जीव के जो आत्मा के प्रदेश वो चलाचल है ना, सीधी एकदम सीधा सवाल। क्या मतलब निकला कि जीव के जो प्रदेश है वो चल भी है अचल भी है, इससे ये मतलब निकला। अब उसके सेकंड लाइन में और विवक्षा गहराई से कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि कौन से तो अचल है कौन से चल है। क्या बता रही थी मैं, धवला पुस्तक में आचार्य वीरसेन भी यही कहते हैं कि 8 प्रदेश को छोड़ के बाकी प्रदेश चल हैं। परंतु आचार्य श्री विद्यासागर जी का ये कहना है, वो एकदम नहीं मानते इस बात को। वो कहते हैं अगर चल प्रदेश हुए तो ये क्या, फिर ये क्या कहना कि आत्मा के आकार के पास जो प्रदेश रहते हैं उसको आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। काहे की निवृत्ति, प्रदेश तो जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा आचार्य श्री का कहना है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, ये बेनारा जी की पुस्तक में लिखा हुआ आया है बिल्कुल प्रमाण के साथ। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी इस चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन वीरसेन आचार्य का कहना है कि बाकी सारे प्रदेश चल हैं, 8 प्रदेश अचल हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो विशेषार्थ में आया कर, वो तो लिखे नहीं, पूज्यपाद आचार्य ने कुछ नहीं लिखा है, ये विशेषार्थ में। दीदी विद्यासागर जी वाली बात समझाइए ना, क्या समझ कह रहे में नहीं हैं? आई, हाँ, क्या बोलना समझ में नहीं चाहते हैं? आया दीदी, विद्यासागर जी वाली बात फिर से समझाइए। आचार्य श्री का ये कहना है कि जो वीरसेन आचार्य कहते हैं कि आंख कान नाक जो इंद्रियों के पास प्रदेश हैं, क्योंकि यहाँ पर इंद्रियों की बात चल रही है इसलिए इंद्रियों को ले रहे हैं, वो चल प्रदेश है। आचार्य वीरसेन स्वामी धवला जी में ये उनका उपदेश है। उसी उपदेश को लेकर के आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है कि यद्यपि वीरसेन आचार्य ने कहा है कि इसके प्रदेश चल हैं, पर मेरा अपना चिंतन है कि अगर चल हुए तो इसको क्या कहना कि जो आंख के आकार में, जैसे ऊपर आया ना, यहाँ देखिए प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध 8 प्रदेशों की रचना को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। तो उनका कहना है कि जब शुद्ध 8 प्रदेश की अवस्थित निवृत्ति को, वहां पर जो ठहरे हुए हैं उसके उस शुद्ध 8 प्रदेशों की जो रचना है उसको आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। उनका कहना है कि इन इंद्रियों के पास जो आत्मा के प्रदेश हैं वे वहीं रहते हैं, चलते नहीं हैं, ऐसा कहना उनका। दीदी कर्णानुयोग में भी आया था, ऐसे कर्णानुयोग में भी आया था ना, ये कर्णानुयोग में भी आया था, बड़ा अच्छे से समझाया था आपने, कर्णानुयोग में भी आया था ये। क्या बोल रहे हैं मंजू जी मैं आप? कह रही है कर्णानुयोग में भी आया था और तो समझाया इसमें था आपने। अपने इसमें भी जब ये दिया है कि नियत है वो, तो फिर बाद में उनको चल क्यों बता दिया? प्रतिनियत जब लिखा ही है कि वहाँ फिक्स ही है वो। अब ऐसा है ना, ये जो टीका है, संस्कृत टीका है, वो तो पूज्यपाद आचार्य की है। नीचे विशेषार्थ पंडित जी ने अपनी तरफ से लिखा है। तो जैसे अभी आचार्य श्री का कथन है, पंडित जी का भी रहा होगा ये मंतव्य, है ना। चिंतन तो कोई भी कर सकता है ना, चिंतन करने में, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि किसी चीज पर मेरा चिंतन हमेशा अच्छा चलेगा, कहीं कोई ये नहीं है। किसी का भी क्षयोपशम किसी चीज में आगे हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। आचार्य वीरसेन जी ने अपना ही दिया, तो आचार्य विद्यासागर जी का कथन गलत हो ऐसा नहीं होता, सबका चिंतन कर सकते हैं। तो वो भी आगे देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए नहीं, ये संस्कृत वाला जो ऊपर है उसमें भी तो शुद्ध नाम आत्मा प्रदेश है, वो तो उसी की तो हिंदी ये है ना। संस्कृत वाला तो किसका है? पूज्यपाद आचार्य का है। हाँ हाँ तो फिर तो इसमें तो वही हो गया कि अचल हो गए हाँ, तो शुद्ध आत्मा प्रदेश। उसी की हिंदी तो नीचे लिखी हुई है ना। विशेषार्थ केवल पंडित जी का अपना है, और जो हिंदी लिखा पंडित जी ने वो इसका लिखा है। और देखें क्या करें आगे, हम लोग पूरा पढ़े भी कहाँ अभी। इंद्रिय रूप बने रहते यह नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रदेश परिस्पंदन के अनुसार प्रति समय अन्य अन्य प्रदेश आभ्यंतर निवृत्ति रूप होते रहते हैं। ये वही कह रहे हैं, मतलब जो वीरसेन आचार्य कहते हैं वो कह रहे हैं। यहाँ समझना चाहिए, जिसके जितनी इंद्रियां होती है उसके उतने इंद्रियावरण कर्मों का क्षयोपशम सर्वांग होता है। इसलिए आभ्यंतर निवृत्ति के उक्त प्रकार से व्यवस्था होने में कोई बाधा नहीं आती। जैसे कहा गया कि भाई बहुत अच्छी तरह से आत्मा का बोध का एक आया, तो उसमें कि अंगुली कटी ये प्रदेश के लिए हम समझाना चाह रहे हैं
अंगली कटी तो ये दर्द क्या अंगली में हो रहा है क्या? पूरे शरीर में हो रहा है, पूरे शरीर से दर्द का अनुभव हो रहा है। तो ये जो पूरे शरीर से अनुभव हो रहा है, इससे यह निकल जाता है कि और बाकी सारे प्रदेश चल हैं। तभी तो हमको सारे शरीर से उसका अनुभव हो रहा है। कांटा गड़ा पैर में दर्द एकदम पूरे आत्मा के प्रदेशों में होता है। ऐसा नहीं कि कहीं एक जरा सा हम छांट के नहीं कह सकते कि यहाँ पर दर्द हो रहा है। यहाँ आत्मा के प्रदेश है, बुद्धि यहाँ पर है तो यहाँ पर हो रहा है, या यहाँ पर मन है तो यहाँ मन में केवल दर्द हो रहा है। नहीं, हमको पूरे सर्वांग में दर्द महसूस होता है। ये ले लीजिए शास्त्र जी आप। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर मतलब वीरसेनाचार्य जी का कथन भी मतलब ये लगता है, लेकिन यहाँ पूज्यपाद आचार्य भी का कथन आचार्य श्री से मिलता है, परंतु सिद्धांत शास्त्री का और वीरसेनाचार्य का कथन एक जैसा है। इसलिए अभ्यंतर निवृत्ति की उक्त प्रकार से व्यवस्था होने में कोई बाधा नहीं आती। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शेष कथन सुगम है। अब भावेंद्री का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। दीदी एक मिनट, ये करेंगे ना दीदी अपन, ये जो निवृत्ति उपकरण इंद्रिय वाला है 17 नंबर का सूत्र, उसके नीचे तीसरी लाइन है ना, उसका अपन संधि विच्छेद करते हैं ना दीदी। तेष्वात्म प्रदेश। हाँ करिए। मैं भी यही पूछ रही थी। हाँ ये हाँ मैं करूं? करिए मंजू जी, आप करिए। एक जन बोलिए, एक जन। हाँ, तेषु प्लस आत्म प्रदेश क्या है ये? श्री है क्या? प्रदेश श्री। प्रदेश प्लस अपि प्लस इंद्रिय प्लस व्यपदेश। भाक्षु क्या वर्ड हुआ? व्यपदेश भाक्षु। अक्षु तो भाक्षु प्रदेशेषु होना चाहिए। तेषु आत्म प्रदेशेषु। अच्छा, और से भाक्षु को छोड़िए, आप और संधि विच्छेद करिए। और किया ना मैंने। तेषु प्लस आत्म प्रदेशेषु प्लस अपि। तेषु प्लस आत्म प्रदेश। आत्म प्रदेश है प्लस कॉपी में लिख के करिए, कॉपी में लिख के करिए, कॉपी में लिख के करिए। पहले कॉपी में लिखिए, पहले कॉपी में लिखिए। जो करना चाह रहे हैं वो लोग कॉपी में लिखिए। दीदी देख, बोलूं मैं, थोड़ा गलत हो सकता है। हाँ बोलिए ना। हाँ, तेषु प्लस आत्म प्रदेशेषु प्लस इंद्रिय व्यपदेश भाक्षु। इसका नहीं आया ना इंद्रिय व्यपदेश, ऐसा ही हुआ मेरे से। और कोई बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। बोल रहे हैं कोई? एक ये समझ में आ रहा है। मैंने भी करने की कोशिश करी है। आत्म प्रदेशेषु तेषु, हाँ बोल रहे हैं आप। तेषु प्लस आत्म प्रदेशेषु प्लस अनिंद्रिय प्लस व्यपदेश। अभी तक मैंने इतने किया था। अनिंद्रिय कहाँ आ गया इसमें? हाँ मैंने अनिंद्रिय इसमें ना वे हटा के, मतलब जो है ना प्रदेशेषु के बाद में फिर वे की जगह वह का अन हो गया। अनिंद्रिय से आप बोल रहे हैं? हाँ, मैंने अनिंद्रिय लिखा। मैंने लिखा ना प्रदेशेषु, तो मैंने कहा अन का आपने आदेश कर दिया। अन कहाँ से ले आया? तो चलो आ जाता। अन कहाँ से आ गया? नहीं, अनिंद्रिय है ना, अनिंद्रिय लिया मैंने। मैंने अनिंद्रिय लिया, वे की जगह ए लिया। अनिंद्रिय नहीं, गलत है ना? मुझे वैसे आती नहीं है। आप अनिंद्रिय जब बोल रहे हैं तो उसमें एक न और ले रहे हैं कृष्णा जी। आप अनिंद्रिय बोल रहे हैं ना, निंद्रिय कैसे लिखेंगे? दो ना आएगा ना।
अनिंद्रिय में 2 न आ जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, ये गलत हो गया। हाँ 2 ने गलत हो गया। इसीलिए करे लिखिए हाँ तब हाँ, ये समझ में गलती हो आएगा। गई, लिखा मैंने वैसे गलत हो गया। कोई बात नहीं, कठिन नहीं है इतना ये इतना श्वी ही। क्या हुआ? ये प्रदेश है श्वी, यही नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। तेसु, ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको। आत्म हाँ, प्रदेशु। प्रदेशेषु, वह का वो बन गया, जो इकार है उसका ई बन गया, इंद्रिय व्यपदेश। ठीक है। यानी भाक्षु ठीक का था दीदी, है ना? हमने जो कोशिश हाँ। करी ठीक था, वो ठीक था। आपका ठीक था, है ना। तेसु आत्म प्रदेशेषु इंद्रिय व्यपदेश भाक्षु। भाक्षु क्या वर्ड हुआ? भाई भाक्षु हमको तो प्रिंट कुछ ऐसे लग रहा है, ये भी देखूंगी। और क्या चीज देखना है? और आप लोग कुछ पूछे ना, लाइन लगाऊंगी तो मुझे याद ही नहीं रहेगा। ये कर्तव्य मित्यत। हाँ, इत्यत आप लोग पूछे थे कि ये इत्यत देखना है। कल देखूं आप, पेंसिल है क्या? और एक भाक्षु देखना है। भाक्षु तो इसमें ना ई आ गया ना, इन इंद्रिय है ना, हाँ, प्लस इंद्रिय आ गया ना, इंद्रिय छोटी इंद्रिय क्यों बोल रहे हैं? इंद्रिय बोल रहे हो ना, इंद्रिय। इंद्रिय बोल रहे हैं। अब 2 ना बोल दे रहे हैं। इंद्रिय वप। आत्म प्रदेश दोनों में विसर्ग आएगा क्या? हाँ, प्रदेश में आएगा ना, और आत्म प्रदेश दोनों में प्रदेशु विसर्ग थोड़ी आएगा? प्रदेश है। क्यों विसर्ग क्यों आएगा? नहीं आएगा ना? नहीं, हम नहीं जानते, आप हमको बताइए विसर्ग क्यों आएगा। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं। ये है ना, ये मेरे प्रदेश को तो लगता नहीं आएगा, बोलने में तेसु जैसा लग रहा है। ना, तेसु। ये तो हाँ, पीछे तो लिखा है ना। आप राजकुमारी जी बोल रही हैं क्या? शब्द रूप हाँ। निकाल के नहीं रखते, शब्द रूप निकाल के रखा करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सप्तमी के बहुवचन में है क्या, विसर्ग है क्या। बहुवचन आ गया, इसमें विसर्ग कहाँ से आ जाएंगे? हाँ, तब आपने शब्द रूप निकाल के रखेंगे ना तो आप लोग का थोड़ा सा और अच्छी तरह से हो पाएगा ना। थोड़ा शब्द रूप निकाल के रखा करिए। और ये आत्म प्रदेशु इंद्रिय प्रदेशेषु, तो प्रदेश तो पहले से है ना, एक सु और मिल जाएगा, प्रदेशेषु। इंद्रिय वो एक तो हमें मिला था, ये कहाँ से लाया? ललिता जी फिर नीचे है ना, नाम कर्मोदया पादिता। तो इसमें क्या होगा? नाम कर्म उदय अपादित क्या वर्ड हुआ? अवस्था विशेष है। नाम कर्मोदया अपादिता, जबकि उपादिता होना चाहिए। अपादिता तो शब्द है, वही तो उपादिता होगा क्या? उपादिता होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखना होगा इसको, क्योंकि इसमें तो गति विभक्त शब्द है। दीदी सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाजें आ रही है दीदी। मैं कितनी म्यूट करूँ बार बार, मैं फिर वही करती रह जाती हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसके नीचे लगा दूं। क्यों जोर से बोल रहे हैं? लोग टीवी चला रखे हैं, हैरत की बात तो ये है ना। असल में जिनको संधि अच्छी लगती उनका मन लग रहा होगा, जिनको नहीं अच्छी लगती उनका बेचारों का मन नहीं लग रहा होगा। इसमें उत्सेधा अंगुल संख्य भाग परमिता नाम कौन सा लिंग वचन कारक है? कर रहे हैं नाम जल्दी बोलिए। कर्मोदय। अभी गलत बोल सकता, षष्ठी का बहुवचन तो नहीं है। षष्ठी का बहुवचन। हाँ, ये लगा। हाँ, षष्ठी का बहुवचन। उसी षष्ठी तरह से बहुवचन। प्रदेशानाम षष्ठी का बहुवचन। स्त्रीलिंग होगा क्या? नहीं, क्यों स्त्रीलिंग क्यों होगा? अक्रांत पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग में तो लता याम होता है सर। अक्रांत पुल्लिंग होगा। प्रमिता नाम। अच्छा, प्रमिता नाम, परमिता नाम, अवस्थाता नाम, प्रदेशा नाम, ये सब क्या है? षष्ठी का बहुवचन है। षष्ठी का बहुवचन तो आ रहा है। संख्या के भाग का क्या हुआ मतलब? हाँ,
उत्सेद अंगुल के असंख्यात्मक भाग। उत्सेद अंगुल तो ये इंद्रिय जो आंख के अंदर जो ये छोटा सा काला वगैरह है, काला के अंदर जो वास्तव में उस काला के अंदर भी काला है ना, वो तो हम लोग को दिखता ही नहीं है ठीक से, उसके लिए उसका माप आया है ये उत्सेद अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। जो आंख के अंदर, पहले तो आंख के अंदर एक सफेद वो है इतना बड़ा, है ना, एकदम इतना बड़ा गोल गोल सा बड़ी बिंदी जितना, फिर उसमें एक और थोड़ी छोटी बिंदी, हम लोग जितनी बड़ी बिंदी लगाते हैं उतना बड़ा है, और उसमें उस मसूर की दाल जिसको कहते हैं ना, मसूर की, इसका चक्षुंद्री का जब आकार बताया गया तो मसूर की दाल के जैसे बताया गया ना, याद होगा आप लोग को, तो हाँ। वो मसूर की दाल का आकार यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्सेद अंगुल के संख्या भाग के प्रमाण है, उसका आकार का माप बता रहे हैं, संख्यात में असंख्या, उत्सेधा अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये बाधिता वाला क्या हुआ, नाम कर्मोदया वाला? ये मैंने किया, देखो मैं बताऊं थोड़ा सा, ये वाला नामकरण वाला, कौन सा नामकरण है, कहाँ है? ये वाला है ना, जैसे तीसरी लाइन, नाम कर्मोदया पार्थावस्था विशेषण है। मैंने इसका क्या, नाम प्लस क्रम जमा उदय जमा अपादित, अपादित जमा अवस्था जमा विशेष, मतलब हालांकि उसकी जगह जो विशेष की जगह विशेषा तो नहीं आएगा, विशेष ही आएगा, इसको मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो संधि है ही नहीं ना, जहाँ संधि नहीं है, संधि का मतलब होता है दो शब्दों के मिलने से विकार का उत्पन्न होना। अवस्था विशेष हो गया, अवस्था विशेष हो गया, अवस्था ही रहेगा, विशेष ही रहेगा, तो जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर अपने को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपादित क्या वर्ड हुआ ललिता जी? अपादित, ठीक है, नाम जमा कर्म जमा वही तो आपको उदय, बोले ना कि मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा, अपादिता भी शब्द मेरे को देखना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा। अपादित अवस्था, अपादित अवस्था, हाँ, ये दो शब्द है ना वहाँ पर। हाँ, नाम अवस्था को, नाम कर्म अपादित अवस्था, बताई हुई अवस्था। हाँ, वैसे तो बताई कही हुई। नामकरण के द्वारा अपादित का प्रॉपर अर्थ नहीं ध्यान में आ रहा बाबूजी। इसमें तो इसमें तो प्राप्त लग रहा है, प्राप्त, विशेष अवस्था को प्राप्त, विशेष अवस्था को प्राप्त, अपादित का मतलब प्राप्त से नहीं है क्या? हाँ, हो सकता है, लेकिन देख लूंगी तो मेरे को संतोष हो जाएगा, वो तो उससे निकल तो रहा है। अवस्था विशेष, ये हो गया अवस्था विशेष, अपादित मतलब वही बोले ना, जैसे उपादित शब्द तो सुना हुआ, अपादित शब्द मेरा अभी तक सुना हुआ नहीं है, थोड़ा देख लेंगे तो ज्यादा संतोष हो जाएगा। ये सूत्र करते हैं, लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम। ललिता जी और बताइए ना, बाह्य अक्षी पत्र पक्ष मध्य आदि। हाँ बोलिए। बाह्यम अक्षी पत्र जगह है ये जगह ये ना, इसी में तत्राभ्यंतरम कृष्ण शुक्ल मंडलम बाह्यम अक्षी पत्र पक्ष मध्य आदि। बोलिए। नहीं समझ में आया मेरे को तो। बाह्यम प्लस अक्षी पत्र, अक्षी पत्र कहते हैं इसको कहते हैं अक्षी पत्र ना, पलक को अक्षी पत्र कहते हैं संस्कृत में। अच्छा, तो बाह्यम प्लस अक्षी पत्र, पक्षम तो पक्ष में रहेगा ही रहेगा, फिर द्वे प्लस आदि हो जाएगा। पक्ष में मतलब क्या हुआ? वही पक्ष माने जोड़ा, पलक अक्षी पत्र पक्ष, दोनों पलक, दोनों भौं। अच्छा, पत्र पक्ष में एक ही वर्ड हुआ क्या? हाँ, पलक और दोनों बरौनी को कहते हैं। नहीं, एक नहीं हुआ, एक तो पलक हुआ, अक्षी पत्र तो पलक हुआ, और पक्ष द्वय, दोनों भौं, दोनों बरौनी, द्वय तो बरौनी होती ना, तो दोनों बरौनी और दोनों पलक, ऐसे उसका अर्थ है। पक्ष माने अक्षी पक्ष मतलब अक्षी पत्र मतलब ये होती आंख को जो ढकती है उसको कहते हैं। ललिता जी एक बार फिर से बताइएगा ना, बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति किस, मतलब उसका अर्थ क्या है दोनों का? आभ्यंतर निवृत्ति जहाँ आत्मा के प्रदेश होते, एक तो जहाँ आत्मा के प्रदेश इंद्रियों के आकार के इकट्ठे होते हैं उसको अंतरंग निवृत्ति कहा,
और बाह्य निवृत्ति उसको कहा जो जहां जहां जो इंद्रिय है उसके आकार में पुद्गल प्रचय, पुद्गलों का प्रचय हो जाना। जैसे अब कान है, अब ये कान जो बना हुआ है तो कान क्या पुद्गल प्रचय है ना, ये तो हाँ पुद्गल है। हाँ ये पुद्गल है तो यहाँ जो पुद्गल आके इकट्ठे हुए कैसे हुए, कान के आकार में। यहाँ जो पुद्गल आके इकट्ठे हुए वो नाक के आकार में हुए। तो ये जो पुद्गलों का नाक का आकार आकर के बना वो तो पुद्गल प्रचय हुआ, वो बाह्य निवृत्ति हुई। और जो अंदर आत्मा के प्रदेश नाक के आकार, क्योंकि नाक में आप कहीं भी अंगुली रखिए तो दर्द होता है, इसका मतलब समूचे नाक में आत्मा के प्रदेश हैं, यानी आत्मा के प्रदेश भी नाक के आकार के बने, वो अभ्यंतर निवृत्ति हो गई। दीदी पुद्गल प्रचय यानी नो कर्म वर्ग नाही लेंगे ना दीदी, या हाँ। आहार वर्ग नाही? हाँ। नहीं, नो कर्म वर्ग ना, शरीर इंद्रिया उसी से बनता है ना, नो कर्म इंद्रियों से, नो कर्म से। हाँ। 6 पर्याप्ति और 3 शरीर उसी से बनता है, नो कर्म वर्ग से। लब्धि उपयोगौ भावेन्द्रियम, लब्ध उपयोगौ भावेन्द्रियम, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। लब्धि प्लस उपयोगौ, प्लस नहीं होगा, भाव प्लस इंद्रियम, लब्धि प्लस उपयोगौ, लब्धि का इकार और आगे उ मिल करके उपयोगौ हो गया। इकार का तो यह बना हलंत वाला, उपयोगों का उ उसमें मिल गया, तो लब्ध उपयोगौ भाव इंद्रियम। उपयोगौ कौन सा लिंग वचन है, कारक है? प्रथमा का द्विवचन। हम अभी थोड़ी देर पहले मंजू जी ने भी यही गलती की थी। मैंने कहा हाँ? था सबसे पहले, हमने कहा था, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या बताना चाहिए? द्वितीय और प्रथमा दोनों में आता है अर्थ लगाने से। नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। हमने कहा था सबसे पहले जब लिंग वचन कारक पूछा जाए तो सबसे पहले लिंग बताना चाहिए, फिर कारक बताना चाहिए, फिर वचन बताना चाहिए, है ना? हमको पहले ये तो पता है ना, आगे पीछे नहीं, पहले हमें लिंग बताना चाहिए, तब तो हमको लिंग समझ में आएगा, तब तुम आगे उसको खोजेंगे कि भाई किस में खोजें, क्योंकि अकारांत नपुंसक भी होता है, अकारांत स्त्रीलिंग भी होता है और अकारांत पुरुष लिंग भी होता है। तो हमको पता तो चलना चाहिए पहले कौन सा लिंग है, इसलिए हमको सबसे पहले लिंग बताना चाहिए। नपुंसकलिंग प्रथमा का द्विवचन नहीं हुआ, नपुंसकलिंग हुआ प्रथमा का द्विवचन, मतलब मुझे लग रहा है सर। बताइए कहाँ पर है इसका? मैंने इसका इसमें देखा ना, देव देवो वाले में। देव नपुंसक है क्या? नहीं, देव नपुंसक, नपुंसक तो मैंने अपने मन से देखा, अपने मतलब कि ना पुरुष है ना स्त्रीलिंग है। नपुंसक जो है, नपुंसक जो देखा वो तो फलो फलानी में मतलब है, नपुंसक लिंगे प्रथमा का द्विवचन है। अरे नपुंसक लिंग का एक ठो तो बताइए अकारांत शब्द हमको जिसमें अ होता हो, आप शब्द तो बताइए मुझे। आपको मैंने कहाँ लिख के भेजा है ऐसा? हाँ नहीं, इसमें नपुंसक लिंग में नहीं शब्द है। रूप सिर्फ 5 शब्द रूप आप सामने नहीं रख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में रखे हुए, ये रखे हुए बढ़िया से। आप लोग को 1 घंटा से अभी खाली ग्रामर पढ़ाई जा रही है और ये मेरे को कष्ट होने लगता है, मेरे गले में बहुत तकलीफ है। मैं इतनी मेहनत आप लोगों पर करती हूँ, आप लोग जरा सी मेहनत नहीं करते हो। 5 शब्द रूप आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख के नहीं रख सकते अपने सामने। गलती बोलने में कोई गलत नहीं है, रोज ये बात हो रही है। 1 घंटे से आज खाली व्याकरण हुआ है, आज कोई सूत्र हुआ ही नहीं। आपको रखा हुआ है सामने, समझ नहीं आया। पढ़ाने का शौक है। पुल्लिंग का देव से पुल्लिंग का प्रथमा का द्विवचन बैठ रहा है, पुल्लिंग से। आप लोगों को शब्द रूप सामने निकाल के, रोज ये बात हो रही है कि जब भी सर्वार्थ सिद्धि होती है तो शब्द रूप सामने निकाल लीजिए, आपको याद हो जाएगा थोड़ा दिन में। और ये बहुत तकलीफ की बात हो जाती है। मैं गले को फाड़ फाड़ के खत्म हो रही हूँ और आप 1-1 घंटा व्याकरण आपको पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ी सी व्याकरण पढ़ाए, कोई व्याकरण थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैं, इतनी सी व्याकरण पढ़ा रही हूँ कि आप तत्वार्थ सूत्र अपने से अर्थ लगा सके। तो 5 शब्द रूप मैंने भेजा है, कुछ भी सामने नहीं रखते हैं तो कैसे सीखेंगे? नहीं सीख सकते। वही गलती कर जाते हैं। वही गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे सामने शब्द रूप नहीं रहता, इसलिए। अभी याद तो हुआ नहीं है, याद होने के बाद नहीं होगा गलत, तो अभी तो रखना चाहिए ना शब्द रूप सामने।
अब बताइए, फटाफट बताइए, उपयोगम कौन सा लिंग है, कौन सा कारक है, कौन सा वचन है? ये जो है नपुंसक लिंग है, द्वितीय का द्विवचन है ये। हाँ, द्वितीय का द्विवचन। द्वितीय का द्विवचन है और नपुंसक लिंग है। फिर नपुंसक लिंग। नहीं, पुल्लिंग है, पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग है। बार बार अभी तो तिस्ला जी बोल रहे। पुल्लिंग। पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन, लब्धि और उपयोग। ना, द्वितीय का होगा। क्यों द्वितीय क्यों होगा? को द्वितीय का है। लब्धि और उपयोग को देवो आ रहा ना, भाविंद्रिय कहते द्वितीय का हैं। द्विवचन तो है, देवो आ रहा ना। उपयोग रूप भावेंद्रिय है, उपयोग। ललिता जी बताएंगे। हम तो देखो मुझे तो ललिता जी द्वितीय का द्विवचन वचन पुल्लिंग का लग रहा है। पुल्लिंग। तो आप लब्धि और इसको उपयोग को द्विवचन बना भाविंद्रिय दिए। कहते हैं। को आ रहा एक है। वचन, एक बात, कितनी बार क्या? बताया गया आप लोग को? ये क्या है? भाव इंद्रिय का क्या है? ये जो लब्धि और उपयोग शब्द आया है, ये भेद। भाव इंद्रिय का क्या है? भेद है। भाविंद्रिय के दो भाविंद्रिय दो प्रकार में, लब्धि और उपयोग को बोलते हैं ना, और भाविंद्रिय कहते हैं। ये विशेषण है ना? भाव इंद्रिय कैसी होती है? लब्धि और उपयोग रूप होती है ना? विशेषण विशेषण। कैसा होता है? विशेषण किस लिंग और कारक का होगा? विशेष्य के समान ही होता है दीदी, विशेषण विशेष्य के समान होता है। हाँ, विशेष के विशेषण। करता एक विशेष क्या है? यहाँ पर करता है का प्रथमा है, प्रथमा है तो ये भी प्रथमा ही होगा ना। लब्धि और उपयोग रूप भाव इंद्रिय है। यहाँ पर कहते हैं, आप कहाँ नहीं लगा सकते कि लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं, ऐसा नहीं लगा सकते ना। कर्ता बन करके आया है, लब्धि विशेषण बन के आया है भाव इंद्रिय का। लब्धि और उपयोग भाव इंद्रिय, लब्धि और उपयोग भाव इंद्रिय कैसी है? तो लब्धि और उपयोग रूप है, ये इसका विशेषण बन के आया, वो विशेष्य है, तो प्रथमा का द्विवचन है। आप वैसे आप लोगों ने जो लगाया कि लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं, तो लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं, तो मतलब यहाँ पर लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं कहने से क्या हो जा रहा है? यहाँ पर लब्धि और उपयोग विशेषण बन के नहीं रह गया, वो कोई एक वस्तु बन के रह गई कि उसको हम भाव इंद्रिय, जबकि यहाँ पर विशेषण बन के आया है। ठीक है, लब्धि का ह्रस्व आएगी ना, ह्रस्व आएगा ना लब्धि। हाँ, लब्धि हर्ष में होती है, दीर्घ नहीं होती है। हाँ। ठीक है, तो लब्धि उपयोगो प्रथमा का द्विवचन, लब्धि उपयोगो एक शब्द बना है, और संधि विच्छेद करेंगे तब उसका हो जाएगा लब्धि प्लस उपयोगो। भाव प्लस इंद्रिय, भाव का अ और इंद्रिय का ई मिलके भावे हो गया। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए होता है, तो भावी इंद्रियम। इंद्रियम प्रथमा का एक वचन है, नपुंसक लिंग है। उपयोग पुल्लिंग, उपयोग अपने आप में पुल्लिंग है, उपयोग शब्द है वो पुल्लिंग वाचक है, स्त्रीलिंग वाचक नहीं है। समय हो गया है, आज तो खाली ग्रामर ही ग्रामर हुई। तो क्या करें, ग्रामर सीखना है ना हम लोग को। सीखेंगे तो कितना पता नहीं, पर मजा आता है ग्रामर करने में। आओ मत बोलिए। ग्रामर में आता ही है मजा, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे कन्नड़ की हो, चाहे प्राकृत की हो। ग्रामर क्योंकि प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल, इसलिए मजा आता है इसमें। जिनवानी स्तुति करिए। मैंने कुछ संधि विग्रह का प्रयास किया था, आज बताऊं या कल बताऊं? बता दीजिए। पेज नंबर 116 में है। हाँ, एक मिनट निकाल रहे हैं। 116। हाँ, कल 114 के करे तो आज 116 के करे मैंने। पहली लाइन में चास्तित्व नित्यत्व प्रदेशात्वादयोपि, तो च प्लस वापस शुरू हो गया क्या उसका ये सब? जेठी भाई सब संधि विच्छेद बता रहे हैं, सब कोई अपने को म्यूट भी कर लें और भाव से सुने भी। शब्द है चास्तित्व नित्यत्व प्रदेशात्वादयोपि, तो इसका मैंने किया च
प्लस अस्तित्व प्लस नित्यत्व प्लस प्रदेशत्व प्लस आदि प्लस अपि। ये आदय है होगा ना? हाँ आदि क्यों होगा? आदि प्लस आदय अपि, आदि प्लस अपि आप करें, आपका हाँ। ठीक बैठ रहा है क्या? आप देखिए, आप स्वयं देखिए। एक चीज समझिए, संधि विच्छेद नहीं हो पाना अलग चीज है, लेकिन संधि जब कर रहे हैं तो हमारे वो सारे शब्द मिल रहे हैं क्या, ये हम लोग को जरूर देखना चाहिए। तो हम उससे क्या है कि ये समझ पाएंगे कि हम सही करे हैं कि नहीं आना एक अलग चीज है। कई बार मेरे से भी कोई चीज नहीं निकल पाती है, वो एक अलग बात होती है। और रह गया जहां तक इसमें आपने संधि विच्छेद किया, च अस्तित्व तो समझ में आया, नित्यत्व में प्रदेशत्व में तो कोई संधि की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने कहा जहाँ कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है वहां संधि होती ही नहीं है। कहाँ संधि होती है? जहाँ दो अक्षरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो। अब दूसरी बात प्रदेशत्व प्रदेश बता है क्या? प्रदेशत्व नहीं, प्रदेशत्व आदयो, होगा। हाँ प्रदेशत्व आदयो अपि, हाँ हाँ प्रदेशवत्व क्या होगा? आदयो अपि का क्या होगा संधि विच्छेद? ये तो कई बार खूब इस पर चर्चा हो गई। मैं बताऊं, मैंने जो किया प्रदेशवत्व प्रदेशवत्व आदियोपी का मैं बोलूं ललिता जी? हाँ क्या होगा? आखिरी का क्या मैं होगा? बोलूं, मेरे हिसाब से आदिय है प्रथमा बहुवचन प्लस अपि, आदिय है। हाँ आदेह पली अपी, उसको बहुत बार बता दिया गया ना कि हाँ। विसर्ग का ओकार हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद अ आता है तो विसर्ग का ओकार हो जाता है और अखंडाकार हो जाता है। तो ये तो कल भी आई थी, पढ़ाई करके हमको लगता है रोज एक शब्द आ ही जा रहा है। तो ना आदयो का आदय हो जाएगा, आदय प्लस अपी, लास्ट वाला जो शब्द है आदय प्लस अपी हो जाएगा। सेकंड लाइन में पारिणामिका स्त्रय, तो उसका मैंने किया पारिणामिकः प्लस त्रय। ये थोड़ा सा शब्द, एक मिनट, ये शब्द थोड़ा गलत लग रहा है, एक मिनट। प्रदेशत्व होगा, हाँ इसमें ये हाँ एक व काट दीजिए, बहुत गलत प्रिंट है भाई, बहुत गलत प्रिंट है। एक व काट दीजिए, प्रदेश के बाद एक व है उसको हटा दीजिए। वो कल मेरे को भी लगा था, पर मैंने कहा इसमें प्रदेशवत्व ही निकल रहा है, नित्यत्व प्रदेशवत्व निकल रहा है इसमें, है ना? तो वह हटाना पड़ेगा एक। हाँ लगा भी था कल, पर फिर लगा कि किताब में वक्त दे दिया है क्या। लेकिन एक ही चीज नहीं हटेगी इसमें, डबल त भी क्यों कर दिया भाई? डबल त भी नहीं होना चाहिए। क्यों? एक मिनट, आदियोपी हाँ देशवत्, लेकिन एक मिनट, हिंदी में भी प्रदेशवत्व लिखा हुआ है। हाँ इसलिए वो ठीक है, तब रहने दीजिए। मैंने भी नीचे भी देखा था, मैं भी यही सोची पहले, फिर लगा हिंदी में भी प्रदेशवत्व है। जब नीचे भी उन्होंने लिखा तब ये शब्द सही है, तब ये शब्द सही है। प्रदेशवत्व आदय प्लस अपि। ठीक। और क्या बोल रहे थे, बोलिए। पारिणामिका स्त्रय, तो मैंने इसका किया पारिणामिका प्लस त्रय। कहाँ पर है? वही सेकंड, अच्छा फोर्थ लाइन। हाँ क्या किया इसका? पारिणामिकः प्लस त्रय। अच्छा, तो आपने परिणामिकः कर दिया, तो आकार जब संधि करेंगे तो आकार कहाँ से आएगा? पारिणामिका है ना, का पारिणामिकः पारिणामिकः त्रय, ऐसे बोलिए। पारिणामिकः देव देवो देवः, पारिणामिकः। तो पारिणामिका ही किया मैंने, पारिणामिकः प्लस त्रय। इनका आपको लग रहा है क्या कि का बोल रहे हैं, कि मेरे को नहीं सुन रहा है? का बोल रहे हैं क्या? हाँ का ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ हो सकता है, मेरे को नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं गई। हाँ पारिणामिकः प्लस त्रय, बहुत अच्छा। अगला है, और वही आदित्व, ये अस्तित्वादयः पुनर्जीवः जीव विषयत्वात् साधारणः। तो इसमें अस्तित्व
प्लस आदि प्लस पुनः प्लस जीव प्लस अजीव प्लस विषयत्वाद साधारण। ये विषयत्वाद ठीक है। को मेरे को थोड़ा सा डाउट है। हाँ, इसको आप जोड़ के देखिए, सारे अक्षर आ रहे हैं क्या? अस्तित्व आदय, आदि का आदय हो गया, पुनः आदेह कैसे कर दिए? आदि का आदेह कैसे हो जाएगा अपने आप? आप उसको आदि का आदेह कैसे कर देंगे? विसर्ग का ये हो जाएगा ना? नहीं, विसर्ग का क्या हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ये ऊपर भी मैंने वही गलती की थी, भी यही गलती हो रही है। आदेह शब्द ही है ना? आदि का प्रथम, आदि शब्द का प्रथमा का एक वचन आदेह शब्द ही है ना? अस्तित्व मतलब शब्द तो आदि है, पर उसका आदय करना अस्तित्व पड़ेगा। प्लस आदेह ही रहेगा वो, है ना? अब आगे फिर आपने ठीक किया, पुनः प्लस जीव प्लस अजीव विषयत्वाद, ये सही है। इसमें तो आगे तो खैर संधि है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर अस्तित्व प्लस आदेय होगा। अच्छा। और उसके आगे है औपशमिकादि भावानुपत्तिर मूर्तित्वात्मनः। तो मैंने इसका ऐसा किया है, औपशमिक प्लस आदि प्लस भाव प्लस अनुपत्ति विसर्ग है, प्लस अमूर्तत्वाद प्लस आत्मनः। ठीक है। ये उसके आगे है अमूर्ति रेवोपमेति। अनुपपत्ति होगा ना? अनुपपत्ति दो प है ना? एक पत्नी बोले। हाँ हाँ, औपशमिक प्लस आदि। बोलिए। अनुपपत्ति दो कहाँ है? क्यों? दो है ना? अनुपपत्ति थोड़ा सा मीठा हुआ है, उनको नहीं दिख रहा होगा। वैसे शब्द अनुपपत्ति होता है, उपपत्ति ही होता है। अनुपपत्ति होगा क्या? हाँ, वो थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए उनको दिख नहीं रहा होगा। उसका है आगे का शब्द है अमूर्ति रेवोत्मति। तो मैंने किया उसका अमूर्ति ही प्लस एव प्लस आत्म प्लस इति। बहुत अच्छा, यही मैंने किया। उसके आगे का है, एक बार फिर से बोलिए। अमूर्ति प्लस एव। सुना था, ठीक है ठीक है, हमको अमूर्ति ही नहीं सुना था, अमूर्ति सुना था, ठीक है। कर्म बंध वेशादस्य कत्वे आदेशा। तो इसका मेरे को मतलब फिर से बोलिए। कर्म बंध वेदाशस्यै कत्वे, ये जो है, तो इसका मैंने किया, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट है। कर्म बंध प्लस आदेशादस्य प्लस एकत्वे किया है। ना क्या होगा, बोलिए मंजू जी। मैंने किया है कर्म बंध प्लस आवेशात प्लस अस्य प्लस एकत्वे। हाँ, बहुत सुंदर। वेशात प्लस अस्य है क्या? प्लस 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 एकत्वे, बिल्कुल सही है। वेशात प्लस, ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कर रहे हैं। ऐसे करेंगे तो आप लोग तो बढ़िया से सीख जाएंगे। जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं सब सीख जाएंगे आप लोग। मंजू बहुत अच्छी कर रही है। नहीं मामा जी, नहीं आता मेरे को, मैं ऐसे ही कोशिश कर रही हूँ। नहीं, अच्छा करती है। पूरा बचपन में किया हुआ है ना, हमने बचपन में संस्कृत पढ़ाई नहीं है। मंजू जी अच्छा करती है, पढ़ती भी अच्छा करती है। हमने बचपन में संस्कृत पढ़ाई नहीं है कभी, संस्कृत अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े। 6th 7th 8th तो 3 क्लास पढ़ी थी सिर्फ। 6th 7th 8th में था एक पीरियड। तो आप तो अच्छा ही पढ़े, 6 7 8 में तो अच्छा आ जाता है, संस्कृत अच्छी आ जाती है ना। वो आसाम वाले सब कहते हैं, गुवाहाटी वाले को हिंदी नहीं बोलना आता है। बोला हम लोग पढ़े ही नहीं हिंदी। सही बात है, बहुत गलत लिखते हैं वो लोग। हाँ, तो होती नहीं वहाँ। और अपन तो हिंदी पढ़े में, तो हिंदी तो बहुत शुद्ध है। वहाँ वाले हिंदी बहुत खराब, उधर की जैसे हमारी सीमा सोगानी वगैरह, ये लोग इतना ही, अब जाके उसकी थोड़ी सी हिंदी ठीक हुई है। ठीक बोली नहीं पाती थी ठीक। बचपन का जो बोला हुआ रहता वो जल्दी अब जाता नहीं है ना, बचपन वाली चीज जल्दी जाती नहीं। और बचपन में संस्कृत पढ़ाई नहीं है। बहुत अच्छी थी मेरी संस्कृत में। मेरे को हमेशा
99 प्लस मिलते थे हमेशा 100 में से। इसमें है ना, इसमें ग्रामर का नंबर अच्छा आ जाता है और भाषा लैंग्वेज भी जिसकी अच्छी होती है तो लैंग्वेज में भी अच्छा आ जाता है। चलिए रखिए, और किसी को कुछ बोलना है, बताना है किसी को कुछ? एंड कर रहे हैं। जिनवानी स्तुति शायद नहीं हुई है ना? नहीं हुई, नहीं हुई। करिए, जिनवानी स्तुति करिए कोई भी आप लोग। यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम् मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधिः समाधिः परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो हरियंत को गुरु से मुदिर ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। नमो का